अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8B है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बीइंग मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज आयन, whereas non-metal of group 15 to group 17 have tendency to gain or accept electron, their electronegative element with high electron affinities. If atoms belonging to these two different group, metals and non-metals, are allowed to react, chemical bond is formed. This type of chemical bond, which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom, is called ionic bond. The formation of NaCl is good example of this type of bond. तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड होता क्या है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो, एक एटम से दूसरे एटम तक कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए, हम ऐसे बॉन्ड को जो है वो आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया सबसे पहले पैराग्राफ में कि जो हमारे पास ग्रुप 1 और 2 है, यानी कि जो हमारे पास मेटल्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज़ कर देते हैं। जबकि बात करें ग्रुप 15 से 17 की, तो ये जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं इनमें सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लें। तो ग्रुप 1 और 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को टोटली रिलीज़ कर देंगे, और जो ग्रुप 15 से लेके 17 तक के एलिमेंट्स होंगे या एटम्स होंगे वो उन रिलीज़ हुए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाने की सलाहियत रखेंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा, और इस ट्रांसफ़र के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा हम इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे NaCl की बात करें, हमारे पास Na यानी सोडियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप में से आता है, जबकि क्लोरीन जो है वो हमारे 17 ग्रुप में से आता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे हम टेबल सॉल्ट का नाम देते हैं, और ये हमारे घरों में मौजूद होता है, नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ अ सिंपल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सोडियम एंड क्लोरीन। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज शोन इन बिलो। तो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक बॉन्ड से बनता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है कि आप देख सकते हैं कि सोडियम में जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जबकि क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी करते हैं स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो आप इसको गौर से देखें कि हमारे पास फर्स्ट उसमें लिखा गया है 1s2 ये भी स्टेबल है, 2s2 ये भी स्टेबल है, 2p6 ये भी स्टेबल है, लेकिन 3s1 ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि हमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 6 में देखते हैं तो ये किस तरह स्टेबल हो रहा है कि आप देखें ये सेकंड शेल है 2s और 2p, ये दोनों मिला के एक शेल बन रहा है, और s और p जो है वो अलग अलग सब शेल हैं। तो अगर हम सेकंड शेल को देखें तो ये 6 और +2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन बन के ये भी स्टेबल हो गया है। लेकिन ये जो s1 है 3s1 है ये अनस्टेबल कर रहा है सोडियम को। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन के देखें तो हमारा 1s2 भी स्टेबल है, 2s2 2p6 यानी ये भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बन के स्टेबल हो रहा है। लेकिन जब हम 3 के शेल देखते हैं s2p5 तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जो इसको भी अनस्टेबल कर देते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा कि ये जो हमारे पास सोडियम है, इस इक्वेशन को देखिएगा, ये सोडियम जो हमारे पास मौजूद है जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था या जो इसको अनस्टेबल कर रहा था, इसने वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया। और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज़ किया है, आप ये इक्वेशन में देख सकते हैं कि ये Na था, इसने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाला, ये इस पर चार्ज आ गया Na पॉजिटिव का। जब भी कभी आपने ये चीज़ एनाइन और कैटाइन में पढ़ी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो कैटाइन बनेगा, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू Na पॉजिटिव जो है वो स्टेबल हो गया है, 1s2 2s2 2p6 यानी ये भी लास्ट पे 8 आ गए हैं वैलेंस शेल में।
तो Na पॉजिटिव जो है वो स्टेबल हो गया। अब क्लोरीन की बात करें, ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज़ किया था, ये क्लोरीन अपने अंदर ऐड करवा लेगा और जो 7 इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे 8 हो जाएंगे। आप नीचे कॉन्फ़िगरेशन में भी देख सकते हैं 3s2 3 पे 6 पूरा हो गया है, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बन गए हैं। और अब ये जो Na पॉजिटिव बना है और Cl नेगेटिव बना है, ये आपस में एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो आपको पहले ऊपर पैराग्राफ में यही चीज़ बताई जा रही है, द फ्रेम इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट। सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन and chlorine being an electronegative element has the tendency to gain electron. Therefore, they form positive and negative ions by losing and gaining electron respectively. तो क्योंकि सोडियम जो है वो एक मेटल है, यानी ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एक कैटाइन बनाएगा, जबकि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाएगा और एक एनाइन बनाएगा। यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है जो मैंने आपको इक्वेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दी है। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सोडियम बिकम Na पॉजिटिव। ये भी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की कि क्योंकि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है, तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा और इसमें आखिरी शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और वो 8 इलेक्ट्रॉन वाला शेल ही इसका वैलेंस शेल कहलाएगा। जबकि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो वही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन हासिल कर लेगा और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तभी हासिल करेगा और ख़ुद जो है वो एक एनाइन बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बने हैं, यानी कैटाइन बना है और एनाइन बना है, ये ओपोजिटली चार्ज आइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप ये इक्वेशन में देख सकते हैं, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा, NaCl, जो कि एक हमारा आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मटेरियल सब्सटेंसेस जो कि आयनिक बॉन्डिंग के नतीजे में बने, हम उनको आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं, जो कि इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में ही एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कोवेलेंट बॉन्ड। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, ये जब आपस में ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो अब दरअसल कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ट्रांसफ़र नहीं होता, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बनता है और ना ही गेन कर एनाइन बनता है, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि एक म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों एटम आपस में एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं और एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जो म्यूचुअल शेयरिंग यानी बराबर की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर एट एक्टिव फोर्स डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम साइमल्टेनियसली रिपल्सिव फोर्स बिटवीन electrons of two atom as well as between their nuclei are also created। तो यहाँ पे अब एटम्स के दरमियान फोर्सेस के मुतालिक बताया जा रहा है कि जब दो एटम्स करीब आते हैं तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं और न्यूक्लियस भी एक दूसरे को जो है वो रिपेल करते हैं। लेकिन फिर आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ बताई गई थी कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करती हैं और हमारे पास एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। आपके पास
कोवलेंट बॉन्ड में एग्जांपल आ जाती है हमारा हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, क्लोरीन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से। तो ये जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे, ये अभी हम टाइप्स में स्टडी भी करने वाले हैं, तो ये जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे ये सारे म्यूचुअल शेयरिंग से बनेंगे, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया था। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमारे पास the electron that pair up to form a chemical bond are called bond pair electron. Depending upon the number of bond pair, covalent bond is classified into following 3 type. हम लोगों ने अभी तक केमिकल बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी, अब हम पढ़ने लगे हैं कोवलेंट बॉन्ड की आगे से 3 टाइप्स। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लें, हम उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या यहाँ पे आपकी बुक में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल रिएक्शन में, केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लें, हम उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर का नाम देंगे। इस बॉन्ड पेयर की नंबर पर ही हमने कोवलेंट बॉन्ड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो जब दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो ऐसे टाइम पे जो एक पेयर बनेगा वो एक बॉन्ड पेयर बनेगा, यानी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन किया तो टोटल बने 2 इलेक्ट्रॉन, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे, और एज अ रिजल्ट बॉन्ड भी क्या बनेगा, एक ही बनेगा, तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि H और H के दरमियान जो है वो सिंगल लाइन लगी है। इन्होंने क्या किया, आप ये देख सकते हैं कि एक H ने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे H ने दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये हमने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग जाहिर करने के लिए एक के लिए डॉट, दूसरे के लिए क्रॉस इस्तेमाल किया है। जो डॉट है वो एक H का इलेक्ट्रॉन है, जो क्रॉस है वो दूसरे H का इलेक्ट्रॉन है। ये एक टोटल बॉन्ड पेयर बन गया, और जब सिंगल बॉन्ड पेयर होगा तो बॉन्ड भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसकी और बहुत सारी एग्जांपल आपकी बुक्स में मौजूद हैं, जैसे कि क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मीथेन है, ये सारे जो हैं वो एक एक बॉन्ड पेयर आपस में बनाते हैं, जिसकी वजह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट होता है, यानी दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करते हैं। इसके बाद आता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। एज अ रिजल्ट 2 बॉन्डिंग पेयर बनेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 बॉन्डिंग पेयर। 2 बॉन्डिंग पेयर्स के बनने की वजह से हम इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में आप देखेंगे कि यहाँ से जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, आपने वो देखना है, ये हमारे बॉन्डिंग पेयर हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की तरफ से 2 शेयर हुए हैं, और दूसरे ऑक्सीजन की तरफ से भी 2 ही शेयर हुए हैं, और एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो रेडी हो गया है, जिसे हमने डबल लाइन से जाहिर करना है। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे भी आपको एक एग्जांपल दी गई है C2H4 की। इसमें भी आप C के दरमियान देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि ये भी जो है वो डबल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसका बिल्कुल इसी तरीके से जब 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, यानी एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होंगे, और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, और 3 बॉन्ड पेयर मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल आती है नाइट्रोजन की, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा नाइट्रोजन शेयर कर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आपको इसके नाम जो हैं वो दोनों याद रखने हैं। हम इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, तो आपने इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होना। Coordinate covalent or dative covalent bond is a type of covalent bonding in which the bond pair of electron is donated by one bonded atom only. The atom which donate the electron pair is called donor, and the atom which accept the electron pair is called acceptor. A small arrow is also used to indicate the atoms and pair of electron being donated. The head of arrow is towards the acceptor atom.
तो अभी तक हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ी थी म्यूचुअल शेयरिंग, जिसमें दोनों एटम बराबर के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे थे। हमने हाइड्रोजन में देखा सिंगल बॉन्ड में कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड पेयर बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड पेयर बन रहा है। जब डबल में देखा तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन दो दो जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं और डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। फिर हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल देखी, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना। लेकिन अब यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी टाइप है कोवलेंट बॉन्डिंग की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ वन साइडेड शेयरिंग होती है, यानी एक ही एटम अपने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं होंगे, या दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेगा। तो जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा होगा हम उसको डोनर कहेंगे, और जो कि शेयर नहीं कर रहा होगा और दूसरे से एक्सेप्ट कर रहा होगा हम उसको एक्सेप्टर कहेंगे। होगी ये भी शेयरिंग ही, दोनों एटम्स के इस्तेमाल में इलेक्ट्रॉन पेयर रहने वाला है, दोनों ही एटम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन शेयरिंग आ किसकी तरफ से रहे, किसी एक एटम की तरफ से। इसके अलावा डोनर हमारे पास वो होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, यानी शेयर करेगा, और एक्सेप्टर वो होगा जो कि उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि हम हमेशा एक स्मॉल एरो इस्तेमाल करते हैं इस बॉन्डिंग को शो करने के लिए। आप एग्जांपल में भी आगे स्टडी करेंगे, और हम स्मॉल एरो इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा जो एरो की टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है, और जो एरो का हेड होता है वो हमारा एक्सेप्टर की तरफ होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ बताई गई है लॉन पेयर। यहाँ पे लॉन पेयर की डेफिनेशन बताई गई है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि पहले बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे हम उनको लॉन पेयर का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने बॉन्ड पेयर पढ़ा जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लें, लॉन पेयर वो जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लें। तो ये ज़रूरी है कि जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें लॉन पेयर ही जो है वो शेयर किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसा एटम या मॉलिक्यूल वो रिएक्शन कैरी करेगा जिस पर लॉन पेयर मौजूद है, जबकि एक्सेप्टर हमेशा वो मॉलिक्यूल या वो एटम होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और डोनर कौन सा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है, यानी उस पर लॉन पेयर मौजूद है। आइए इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जांपल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने इन दोनों पैराग्राफ्स को रीड करना है, मैं आपको इसको इन इक्वेशंस के थ्रू जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है NH3 की, जो कि रिएक्ट कर रहा है H पॉजिटिव से। NH3 पे जब आप देखते हैं तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ अलग अलग बॉन्ड बनाए हुए हैं और ख़ुद जो है वो कम्प्लीटली स्टेबल है। लेकिन जब ये यहाँ पे आप पिंक कलर के 2 डॉट्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं, ये इस पर लॉन पेयर मौजूद है, यानी कि अभी तक इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। फिर क्या हुआ कि जब H पॉजिटिव आया तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। तो ऐसे में नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, और ये जो शेयरिंग कहलाई वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाई। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि NH3 जो है वो हमारे पास डोनर है, जबकि H जो है वो हमारे पास एक्सेप्टर है। H हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, NH3 जिस पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती थी, यानी उस पर लॉन पेयर मौजूद था। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि डोनर पर लॉन पेयर जो है वो मौजूद होगा, जबकि एक्सेप्टर पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होना लाजिम है। इसके अलावा आपने ये बातें MCQs के लिए भी याद रखनी है कि एक्सेप्टर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जो डोनर होता है वो हमारे पास उसके पास लॉन पेयर मौजूद होता है। एक और एग्जांपल दी गई है हमारे पास BF3 और NH3 के दरमियान की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो BF3 का कंपाउंड बना हुआ है हमारे पास या मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल नहीं है। हम जब F के
8 इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं तो F के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। आप देख सकते हैं F के गिर्द 7 क्रॉस हैं, B का एक डॉट जब वो काउंट करेंगे तो 8 बन जाएंगे। इस तरीके से हर F के गिर्द जो है वो 7 क्रॉस यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और B का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से वो 8 पूरे करके स्टेबल हो गए। इसमें F जो है वो यानी फ्लोरीन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसका नाम है। तो जो फ्लोरीन है वो स्टेबल है, जबकि बोरोन के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं तो ये स्टेबल नहीं है। ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बताता है, इसमें 2 की कमी है। तो वो क्या करेगा कि ये NH3 से एक्सेप्ट कर लेगा। तो BF3 यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर, और NH3 क्या बन जाएगा, डोनर। जबकि शेयर क्या हुआ है, लॉन पेयर। बॉन्ड कौन सा बना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसी के साथ आप लोगों ने इन पैराग्राफ्स को अच्छे से स्टडी करना है। उम्मीद है आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो आपको ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी समझ आ जाएगा। आपने इन इक्वेशंस को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।